नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जिसने आप कह सकते हैं कई दशकों तक भारतीय संगीत को अपनी पहचान दी। एक ऐसी आवाज जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की। और हाँ, हाल ही में वो महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके जाने से यकीनन संगीत का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया है, पर उनकी जो विरासत है वो तो हमेशा जिंदा रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आशा भोसले की आवाज में ऐसा क्या जादू था, क्या खास बात थी जो उन्हें इतना आइकॉनिक और हर दौर में मतलब हर जमाने में इतना रिलेवेंट बनाती है। चलिए आज उनकी इसी कलात्मक यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि वो संगीत की दुनिया में अमर क्यों हो गई। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दौर से, जब वो एक पीढ़ी की आवाज बन रही थी। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों के लिए गाना शुरू करना पड़ा। यहीं से आप कह सकते हैं उनकी असाधारण धैर्य और प्रतिभा की कहानी शुरू होती है। फिर 1950 के दशक में जब बड़ी फिल्मों में मौके मिलना मुश्किल था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी छोटी फिल्मों में गाना जारी रखा और धीरे धीरे अपनी एक अलग राह बनाई। और अब आते हैं उनके सफर के सबसे दिलचस्प पहलू पर, उनकी वर्सेटिलिटी, उनकी कलात्मक रेंज। मतलब कैसे एक ही आवाज कैबरे की मस्ती से लेकर गजल की उस गहरी संजीदगी तक हर रंग में ढल जाती थी। यही तो उनकी कला का सबसे बड़ा कमाल था। सोचिए, एक तरफ पिया तू अब तो आजा, वो चुलबुले वेस्टर्न अंदाज वाले गाने जो हेलन जैसी अदाकाराओं की पहचान बन गए, और फिर दूसरी तरफ दिल चीज क्या है जैसी एकदम भावपूर्ण गजलें जिनमें क्लासिकल संगीत की आत्मा बसती थी। ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं को एक ही आवाज में समेट लेने जैसा था। कमाल है। और जानते हैं, उमराव जान की गजलें गाना खुद उनके लिए भी एक खोज की तरह था। कहते हैं कि संगीतकार खयाम साहब ने उनकी आवाज की पिच को आधा नोट कम करवाया था, और जो नतीजा सामने आया उससे तो खुद आशा जी भी हैरान रह गई। और यही तो एक महान कलाकार की निशानी है ना, कि वो हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को चुनौती देने के लिए तैयार रहता है। और देखिए, ये जो बदलाव था, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर नहीं रह गया। उमराव जान की उन्हीं गजलों के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला। इस एक अवार्ड ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक तरह के गाने गाने वाली सिंगर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट हैं। तो उनकी वर्सेटैलिटी तो कमाल की थी ही, लेकिन उनके करियर का जो स्केल था, जो पैमाना था, वो भी उतना ही विशाल था। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो उनकी इस शानदार विरासत की कहानी खुद ब खुद बयां कर देंगे। 12,000 से भी ज्यादा गाने, सोचकर भी हैरानी होती है ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो 8 दशकों की मेहनत, उनकी तपस्या की कहानी है। इतने लंबे करियर में उन्होंने भारतीय संगीत को अपनी आवाज से लगातार सींचा है। और उनकी आवाज किसी एक भाषा तक ही सीमित नहीं रही। हिंदी तो खैर उनके करियर की नींव थी ही, मराठी उनकी मातृभाषा थी, बंगाली में भी उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए। इनके अलावा 20 से भी ज्यादा भारतीय और विदेशी भाषाओं में उन्होंने गाया। सही मायनों में उनकी आवाज ने सारी सरहदों को पार कर लिया था। तो सवाल उठता है कि इतने लंबे करियर का राज क्या था? शायद सबसे बड़ा राज था समय के साथ खुद को बदलना। देखिए ना, 50 के दशक में ओपी नैयर ने उनकी एक अलग चुलबुली पहचान बनाई। 70 के दशक में आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न साउंड को एक नई ऊंचाई दी। फिर 80 के दशक में खयाम साहब ने उनके क्लासिकल अंदाज को तराशा, और 90 के दशक में ए.आर. रहमान ने उनकी आवाज को एक बिल्कुल नई पीढ़ी से जोड़ दिया। मतलब वो हर दौर के संगीत में एकदम फिट हो गईं। और उनके इस योगदान को सिर्फ लोगों का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि हर बड़े सम्मान में भी सराहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए, पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 नेशनल अवार्ड्स। ये लंबी लिस्ट खुद उनकी बेमिसाल यात्रा की गवाही देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आशा भोसले सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थी, उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल थी। देखिए, गायकी तो उनकी पहचान थी ही, लेकिन उसके अलावा भी उनकी एक पूरी दुनिया थी। वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनी, दुनिया भर में आशाज नाम से रेस्टोरेंट चेन शुरू की, और तो और 79 साल की उम्र में
फिल्म माई से एक्टिंग में डेब्यू करके सबको चौंका दिया। उनका जीवन हमें यही तो सिखाता है कि कुछ नया सीखने और करने की कोई उम्र नहीं होती। महान एक्टर शम्मी कपूर ने एक बार कहा था, अगर मेरे लिए गाने को मोहम्मद रफ़ी नहीं होते तो मैं ये काम आशा भोसले से करवाता। अब जरा इस बात का वजन समझिए। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के लोग, उनके साथी कलाकार उनकी कितनी इज्जत करते थे। ये उनकी वर्सेटैलिटी का सबसे बड़ा सबूत है कि एक मेल एक्टर भी ये मानता था कि उनकी आवाज किसी भी किरदार में जान डाल सकती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हम उस आवाज को कैसे याद रखेंगे जिसने हमेशा लगातार खुद को बदला, खुद को नया रूप दिया? शायद हम उन्हें एक ऐसी कलाकार के रूप में याद रखेंगे जिसने कभी खुद को दोहराया नहीं, जिसने हमेशा अपनी कला को चुनौती दी और जिसने ये साबित किया कि संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती। उनकी आवाज और उनकी विरासत हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी।